जी हां, तो मुर्तजा का आका कौन? मुर्तजा को गोरखपुर से लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया है। एटीएस ने मुर्तजा को लैपटॉप, मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मुर्तजा के खिलाफ दोनों मामले एटीएस को ही ट्रांसफर कर दिए गए, यानी जो गोरखपुर में 2 मामले थे उसे एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं एटीएस ने मुर्तजा से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना भी अब शुरू कर दिया है। नोएडा में 3 शख्स, गोरखपुर में 2 शख्स, कानपुर से 2 शख्स को एटीएस ने पकड़ा है। जांच में भी पता चला है कि अलकायदा आतंकवादी अनवर अल अवलाकी को मुर्तजा अपना मुख्य प्रेरक मानता था। जांच एजेंसियों को मुर्तजा के 4 बैंकों के डिटेल भी मिले हैं, तो अब लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुर्तजा को लखनऊ लाया गया। और अब आपको मुर्तजा से जुड़ी हुई अपडेट भी बताते चलते हैं कि अब तक जो पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई है उसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आया है। मुर्तजा पर इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर से लखनऊ लाया गया है मुर्तजा को एटीएस मुख्यालय लखनऊ लाया गया है ताकि उससे पूछताछ हो पाए। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि उससे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जब मुर्तजा को लखनऊ लाया गया है, एटीएस मुख्यालय लाया गया है और मुर्तजा से संबंधित जो भी इस वक्त साक्ष्य एटीएस को मिले हैं, अब उसको लेकर मुर्तजा से पूछताछ होगी। तस्वीरें सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस के मुख्यालय लेकर आया गया है मुर्तजा को। तो मुर्तजा को गोरखपुर से लेकर आया गया है लखनऊ बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि और हमारे साथ रामगोपाल जुड़ गए हैं। पहले ऋषभ मणि के पास चलते हैं। ऋषभ, अब हम तस्वीरें देख रहे थे, मुर्तजा को लेकर लाया गया है, अब एटीएस मुख्यालय पहुंच गया मुर्तजा। जी हाँ, बिल्कुल। मुर्तजा अब्बासी इस वक्त एटीएस की पुलिस कस्टडी रिमांड में आ चुका है। एटीएस मुख्यालय लखनऊ आ चुका है। कल बाकायदा विधिक प्रक्रिया के तहत गोरखनाथ थाने में जो 2 मुकदमे दर्ज थे मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ, वो दोनों की इन्वेस्टिगेशन अब एटीएस करेगी। और जो पुलिस कस्टडी रिमांड अब तक पुलिस को मिली थी कोर्ट की ओर से, अब वो 11 अप्रैल तक यूपी एटीएस की पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा मुर्तजा अब्बासी। जो चीजें बरामद की गई थी अभी तक, चाहे वो उसके हथियार हो, 2-3 उसमें चाकू थे, जिसको एक बड़ा चाकू कह सकते हैं, हंसिए जैसा बांका जिसको कहते हैं, कि 3 ऐसे धारदार हथियार उन कब्जे में है इस वक्त यूपी एटीएस की। उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जो लैपटॉप बरामद हुआ था, जो मोबाइल बरामद हुआ था, और कल जब उसके घर पे छापेमारी की गई, वहां से एक पुराना लैपटॉप मिला है, कुछ उसकी बैंक डिटेल्स मिली हैं, पासबुक मिली है। ये सारे सबूत इस वक्त यूपी एटीएस के पास आ चुके हैं और कोर्ट की परमिशन के साथ अब उसके लैपटॉप और मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, जहां पर उसका पूरा डेटा रिट्रीव किया जाएगा और उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी कि वो किन किन आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है, कौन कौन से लोग उसके लगातार संपर्क में थे, उसकी सारी एक्टिविटीज अब यूपी एटीएस के पास आएगी, जो कि टेररिज्म के ऊपर काम करने वाली उत्तर प्रदेश की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। उनके पास अपनी टीम है, उनके पास अपने संसाधन हैं। तो अब यूपी एटीएस इस पूरे मामले को डील करेगी। जो हमें पता चल रहा है, कई छापेमारी भी कई जिलों में चल रही है। नोएडा से 3 युवक उठाए गए हैं, कानपुर से उठाए गए हैं, गोरखपुर से 2 युवक उठाए गए हैं। तो इन सब से पूछताछ चल रही है। जैसे जैसे कुछ सबूत अब यूपी एटीएस के हाथ में आएगा, कुछ गिरफ्तारियां भी और हो सकती हैं। बिल्कुल, कुछ गिरफ्तारियां और हो सकती हैं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। रामगोपाल भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, लगातार अगर मुर्तजा की बात की जाए तो एक एक साक्ष्य जुटाने के लिए एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ इसमें व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि नेपाल से लेकर कोयम्बटूर तक इसके कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह से अब पूरे मामले को आगे बढ़ाती एटीएस नजर आ रही है? बिल्कुल, और एटीएस के साथ साथ जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके पास इस बात के पक्का सबूत हैं कि ये आतंकी हो चुका था, ये आतंकी था और बड़े हमले की तैयारी में था। बस इसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। एटीएस की जो टीम थी वो इसके घर पहुंच जाती है और ये हड़बड़ी में जो है हमला कर देता है। अब इसने 8 लाख रुपए जो सीरिया को ट्रांसफर किए थे नेपाली बैंक अकाउंट के माध्यम से, अब एटीएस उस पर छानबीन कर रही है और साथ ही इसके जो 4 बैंक अकाउंट थे उनको एटीएस ने पता लगा लिया है और उसकी अब छानबीन की जा रही है कि क्या अकाउंट के माध्यम से वो 8 लाख रुपए 2020-22 में ट्रांसफर किए गए थे या फिर सीधे नेपाल ले जाकर 8 लाख रुपए को ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये बिल्कुल पक्का सबूत है कि सीरिया 8 लाख रुपए मुर्तजा ने भेजे थे। इसी के
साथ जो बड़ा आतंकी था उसको ये अपना आदर्श मानता था, कट्टरपंथ से जुड़ा था, सवाल जवाब करता था। तो 2012 से लेकर 2022 तक और रामगोपाल, अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस मानसिक हालत की बात की जा रही थी उसके परिजनों की तरफ से, अब उसकी दूसरी बीवी ने इसे नकार दिया है कि वो बिल्कुल ठीक था, किसी तरह की कोई मानसिक हालत उसकी खराब नहीं थी। बिल्कुल उसकी पत्नी ने नकारा है, और साथ ही जो एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है उससे भी ये बात पता चलती है कि उसको वो मानसिक रूप से बीमार नहीं था। ये बात 2017 की है। 2017 में उसको एक तरीके से सपने आने लगते हैं कि जो वो काम कर रहा है वो गलत है और वो जन्नत जा रहा है, अल्लाह उसको बुला रहे हैं, और साथ ही वो अपने आप को होमोसेक्सुअल फील करने लगता है। जब ये बात होमोसेक्सुअल वाली बात परिवार वालों को पता चलती है तब उसका इलाज डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि उसका इलाज कुछ दूसरा चल रहा था और घर वाले उसको मानसिक रूप से बीमारी बता रहे थे। और जो है जिस तरीके से वो स्वस्थ था, आप सोचिए कि 2020 में उसने हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग का प्रोग्राम शुरू किया था, हाईटेक, और 2017 में ही उसने जो है कंप्यूटर कोडिंग का प्रोग्राम सीखना शुरू किया था। 2020 में उसने हाईटेक कोडिंग सीखना शुरू किया था। तो अगर आप मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है तो वो इतने पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा और इस तरीके से कोडिंग का काम नहीं करेगा। तो घर वालों की जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से गलत है। वो आतंकी है, 2012 से वो कट्टरपंथ की तरफ झुका हुआ है और जाकिर नाइक जैसे लोगों को अपना आदर्श मानता था। आईएस, अरब क्रांति और सीरिया की वीडियो देखता था और उसको ये लगता था कि देश के मुसलमानों पे जो है अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, और ये सारी बातें उसने कबूल की है। ये सारी बातें एटीएस की पूछताछ में, जांच एजेंसियों की पूछताछ में उसने कबूल की है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें अब जांच एजेंसियों में जिस तरह से अब पूछताछ हो रही है, उस जांच के बाद ये पता चलेगा कि और किस तरह से इसके तार आगे आतंकी घटनाओं से जुड़ते हैं। इस पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें जांच में यह भी पता चला है कि अलकायदा आतंकवादी अनवर अल अवलाकी के साथ, बता दें कि किस तरह से ये उसे सुना करता था, किस तरह से उसको फॉलो किया करता था। कौन है अनवर अल अवलाकी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो अलकायदा का आतंकवादी था अनवर अल अवलाकी, जिसको वो सुना करता था, जिसको वो फॉलो किया करता था। ड्रोन हमले में यमन में मारा गया था अनवर अल अवलाकी। अमेरिका ने अवलाकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और ड्रोन अटैक में ये मारा गया था। ड्रोन अटैक में ये मारा गया था। मौलवी से अलकायदा का आतंकवादी बना था अनवर अल अवलाकी, जिसको मुर्तजा फॉलो किया करता था। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि अवलाकी कौन था और किस तरह से मुर्तजा इसको फॉलो किया करता था, किस तरह से आतंकी बनने की राह पर ये निकल पड़ा था। और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्लीपर मॉड्यूल की तरह ये काम कर रहा था। गोरखपुर केस का मुख्य आरोपी मुर्तजा पुलिस रिमांड में है, पूछताछ जारी है। जांच का दायरा अब नेपाल से कोयम्बटूर तक जा पहुंचा है और इन सबके बीच एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 2 अप्रैल दिन शनिवार, यानी गोरखनाथ मंदिर पर हमले से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी खबर किसी को नहीं थी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके तार 3 अप्रैल को ही घटना से जुड़ते हैं। मसलन 2 अप्रैल को मुर्तजा अचानक नेपाल चला गया। इसी दिन मुर्तजा के घर 2 लोग पहुंचे। दोनों व्यक्ति बैंक कर्मी बनकर दाखिल हुए थे और इसी दिन मुर्तजा की सारी ऑनलाइन एक्टिविटी बंद हो गई। मतलब 3 अप्रैल दिन रविवार को रात में गोरखनाथ मंदिर में जो घटना घटी उसके तार सीधे तौर पर 2 अप्रैल से जुड़े हैं, यानी दिन शनिवार। अब सवाल है कि 2 अप्रैल को मुर्तजा के घर पहुंचे लोग कौन थे? आखिर क्यों उसी दिन मुर्तजा नेपाल गया? इस सवाल का जवाब भी आपको बताते हैं। न्यूज़ 18 की इन्वेस्टिगेशन में मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी मुर्तजा पर पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी और शायद इस बात की भनक मुर्तजा को पहले ही लग गई थी, जिस वजह से मुर्तजा ने अपनी सारी ऑनलाइन गतिविधियां बंद कर दी थी।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।